Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see standard 11th SPCC chapter number 3, incorporation of a company. So as we all know students, we have already seen two parts of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. Before moving to the today's current portion, let us have a short summarization regarding the previous portion. Previously what we have seen. Previously we have seen about the procedure of the incorporation of a company, in which we have completed up to the preliminary stage and the 1 point from the incorporation stage. So let us have a short summarization regarding that portion. So students, we have seen about, so first of all talking about the procedure. कोई भी कंपनी को शुरू करने का जो पोर्शन होता है, उसके पहले हमें कई सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है और उसके ऊपर कई सारी डिसीजन लेना पड़ता है. इसीलिए कंपनी जो लेंदी और कॉम्प्लेक्स माना जाता है, जिसके अंदर खर्चा बहुत होता है, इस पोर्शन के अंदर कैसे कंपनी को शुरू किया जाता है, उसके लिए दो तरीके का क्लासिफिकेशन कंपनी को शुरू करने के प्रोसीजर में देखा जाता है. फर्स्ट जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज या प्रमोशन ऑफ द कंपनी और बिजनेस माना जाता है. सेकेंड जो है वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज माना जाता है. प्रिलिमिनरी स्टेज का मतलब जब भी हम एक पोर्शन करने वाले हैं, उस पोर्शन को करने के पहले उसको कैसे प्रमोशन किया जाता है और उसके ऊपर कैसे वर्कआउट करना है, उस पोर्शन के ऊपर जब हम डिस्कस या डिसाइड करते, उसे प्रिलिमिनरी यानी प्राइमरी स्टेज माना जाता है. इवन कंपनी शुरू करने के पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिसाइड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एस्टेब्लिश करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों की सर्वे करनी पड़ती है. उसी तरीके से बिजनेस की ये जो चीज़ें हम जांचते परखते या एनालाइज करते, उसे प्रिलिमिनरी स्टेज बोला जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट पोर्शन द आइडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंपनी और बिजनेस. सबसे पहले प्रमोटर्स यानी जो बिजनेसमैन होता है, उसके एक इंसान या वो ग्रुप ऑफ इंसान के बीच में एक कॉन्सेप्ट आइडिया आया कि इस तरीके का एक कंपनी शुरू करना और इस तरीके से उसका आगे बढ़ाना है और ऐसा काम करना है, जिसे हम ब्रेन चाइल्ड मानते. प्रमोटर्स के लिए एक कंपनी ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, जिस बच्चे को वो बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करते. ये जो बीज इनके दिमाग में आया है कि इस तरीके से कंपनी चलना चाहिए और ऐसे कंपनी शुरू करना चाहिए, ये आइडिया के ऊपर विजुअलाइजेशन करना, क्रिएटिविटी लगाना, किस तरीके से इस बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे ये बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि यह बिजनेस काम आएगा, क्या इस तरीके से बिजनेस चल सकता है रियलिटी में कि नहीं. ये जो आइडिया इनके दिमाग में था, इस आइडिया के ऊपर कंटिन्यूअस वर्क करना, कंटिन्यूअसली उसके आगे की ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते जाना, उसे कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ द प्रमोशन ऑफ द कंपनी माना जाता है. नेक्स्ट आता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन. प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमने ये तो मान लिया, चलो भाई ये एक आइडिया है, इस तरीके से इस आइडिया को हमें डेवलप करना है. वो डिसाइड करने के बाद हमें सर्वे तो करना पड़ेगा कि कितना खर्चा होगा, हम जितना खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे के बिहाफ में हमारा कितना इनकम होगा, इसका सर्वे करना, एनालिसिस करना और उसका जो रिजल्ट अगर सेटिस्फैक्ट्री आता है तो उसके ऊपर हमें काम करना है कि नहीं करना, उसके ऊपर डिसाइड करना. ये पोर्शन कहीं ना कहीं प्राइमरी यानी सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन माना जाता. क्यों हर एक इंसान क्यों बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न अप करने के लिए ही बिजनेस किया जाता है. सो इस पोर्शन के ऊपर कहीं ना कहीं सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसीलिए इसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी के बाद एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन. एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये तो हमने सिर्फ इनकम कितना, एक्सपेंस कितना, हमारा बेनिफिट है कि नहीं, उसका एनालिसिस और सर्वे कर दिया. उसके अलावा भी तो बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस हिसाब से है, लीगल प्रोविजंस कंपनी के अंदर हमें कैसे फॉलो करना पड़ेगा, क्या हमसे ये सारी
सारी चीजें हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा डेप्थ में एनालाइज करना, उसके ऊपर सर्वे करना, क्यों अगर हमने ठीक से नहीं किया, अगर कोई पोर्शन हमने छोड़ दिया और उसके वजह से फ्यूचर के अंदर कंपनी के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो वो कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सारी पोर्शन के ऊपर बहुत ही डिटेल में देखा जाता है और डिटेल में काम भी किया जाता है। सो इन दिस पोर्शन हमने ये सीखा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करना नेसेसरी है, ये माना जाता है। इन्वेस्टिगेशन दोनों तरीके से करने के बाद प्राइमरी भी कर लिया हमने, फिर उसके बाद एक्सटेंसिव लेवल में भी कर दिया, उसके बाद मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब हमें कहाँ से रिसोर्सेज लाना है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा आइडिया परफेक्ट है, हमें हमारा इस कंपनी को चला सकते हैं, हमारा आइडिया बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है अगर हमने ढंग से काम किया तो। उसके बाद आता है हमें रिसोर्सेज कितना चाहिए और कहाँ से लाना है। रिसोर्सेज का मतलब मशीनरी, टूल्स, कैपिटल, ये सारी चीजें हमें कहाँ से कैसे, लेबर मैन पावर कहाँ से लाना है, लैंड कहाँ हमें फिक्स करना है, कहाँ पे हम कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे। सो ये सारी पोर्शन के ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ता है। वंस हमने रिसोर्सेज कहाँ से लाना है ये पोर्शन के ऊपर भी डिसाइड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंस का टॉपिक। फाइनेंस के टॉपिक के अंदर अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस। अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस का मतलब हमने ये तो देख लिया कि ये कंपनी का आइडिया था, इस आइडिया के ऊपर इतना काम करेंगे, इतना खर्चा होगा, इतना इनकम होगा, इतना हमारा बेनिफिट होगा, इस तरीके से लीगल रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, इस तरीके से लीगली हमें आगे बढ़ना है। फिर हमने ये देखा कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे, हमारी कंपनी को यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, इतना हमारा फायदा होगा, ये हमारा लॉस होगा। तो ये सारी चीजें हमें जानने के बाद ये सारी चीजें करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से लाएं, उस पैसों के लिए हमें शेयर कैपिटल कितना इशू करना है, कहाँ से हमें शेयर कैपिटल लाना है, किस तरीके से शेयर कैपिटल के ऊपर काम करना है, ये सारी पोर्शन के ऊपर कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाता है। यानी सोर्स ऑफ कैपिटल कैसे आएगा, शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उससे हमारा कितना क्या कहाँ कौन सा इशू करना है, ये सारी पोर्शन यानी पैसे की कितनी जरूरत है फंड की और उस फंड को हम कहाँ से लाएंगे, ये पोर्शन के ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ता है। वंस हमने ये भी डिसाइड कर लिया यानी हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज का जो परफॉर्मेंस होता है वो यहाँ पे खत्म होता है। फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज देखा जाता है। व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज? इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पे हमने ऊपर सारी चीजें डिसाइड कर ली, अब उसका लीगल प्रोसीजर करना पड़ता है, लीगली कंपनी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो लीगली कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार से हम लेंगे, उसके लिए जो प्रोसेस करेंगे उसे इनकॉर्पोरेशन स्टेज माना जाता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, इसलिए उस लिमिटेड मेंबर्स को रख के हमें किस तरीके से कहाँ और क्या काम करना है, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, क्या होगा, ये सारी चीजों के ऊपर डिसाइड करके और उसका प्रोसीजर लीगली कैरी फॉरवर्ड करना कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, उसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी माना जाता है या तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज माना जाता है। उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट हो के पब्लिक हो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है और जिसके अंदर फर्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में देखा। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब एमओए। एमओए कहीं ना कहीं एक बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसके अंदर कंपनी का क्या नाम रखने वाले, कंपनी की एड्रेस क्या होगी, कंपनी को कहाँ हमने रजिस्टर करवाया, कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, इन शॉर्ट कंपनी को कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया गया, उसकी सारी डिटेल हमें एमओए में मेंशन करना पड़ता है। एमओए को कहीं ना कहीं एक बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है और उस बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें क्या क्या पोर्शंस को बताना, हमारा बिजनेस कैसे काम करेगा, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या बिजनेस करने वाला है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, ये भी हमें एमओए के अंदर बताना पड़ता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट एमओ है, ऐसा हमने डिटेल में देखा। Students, I hope that you all have understood the previous portion in a very well manner. So now let us move on with the today's current portion. Today we are going to see the further points from the incorporation stage in a very detailed manner. So let us move on with the PDF in the further portion of the video in a very detailed manner. So students, now let us move on with the further portion of the chapter. So last time हमने memorandum of association के बारे में डिटेल में
देखा, तो आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से स्टार्ट करेंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. Article of Association. This document defines the rules and regulation for the internal management of the company. It states the company's policies and means of achieving the objectives determined in the Memorandum of Association. So ये जो डॉक्यूमेंट है ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट इंटरनली कंपनी को चलाने के लिए अंदर के जो मैनेजमेंट होते हैं उसके अंदर किस टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप किया जाएगा कंपनी को चलाने के लिए. इवन पर्टिकुलर कंपनी की पॉलिसीज क्या होंगे, वो कितना बेनिफिट एम्प्लॉय को देगा. जैसे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स कितने इशू होंगे, कितने टाइप्स के शेयर्स इशू किए जाएंगे, ये सारी पोर्शन कहीं ना कहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दिया जाता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को बताता है कि कंपनी ये ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है, बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी किस तरीके से काम करेगा वो पोर्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बता दिया जाता है. सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब हर एक छोटी चीज मैनेजमेंट जो डिसीजन फ्यूचर में ले सकता है उसके बारे में अभी से इनको यहाँ बताना पड़ता है. वेदर शेयर ट्रांसफर होगा, शेयर फॉरफिचिंग होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट में से कितना भाग किसको दिया जाएगा, अगर कंपनी कभी लिक्विडेशन पे आ गई तो उस टाइम पे लिक्विडेशन की प्रोसीजर किस तरीके से किया जाएगा. सो ये सारी पोर्शन कहीं ना कहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी शुरू करने के पहले ही मेंशन करना पड़ता है. नेक्स्ट इट इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. अ लिस्ट ऑफ द नेम, address, age, occupation, nationality, etc. of the person who take responsibility of the work as director has to be prepared and submitted before the registrar of company as per the Company Act. There has to be at least one woman director for certain company among the list of director decided by the Company Act. So list of the name, तो जैसे मैंने बताया था फर्स्ट पोर्शन लेक्चर में, तभी बताया था उसी तरीके से जब भी हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करते उसी टाइम पे कौन कौन उसके अंदर डायरेक्टर होने वाला है वो पोर्शन को हमें पहले ही बताना पड़ता है. उसका एक लिस्ट प्रिपेयर कर दिया जाता है जिसके अंदर 4 लोग अगर डायरेक्टर में है तो उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका एज, वो अभी तक क्या ऑक्यूपेशन में थे और उनकी नेशनैलिटी, ये 4 चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया जाता है. उसके अलावा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर क्या होगा, वो एज ए डायरेक्टर कैसा काम करेगा, उसके लिए क्या क्या लीगल अथॉरिटीज़ उसको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें उस लिस्ट में मेंशन करना पड़ता है. और रजिस्टर ऑफ जो कंपनीज होते हैं, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो रजिस्ट्रार के पास हम एप्लीकेशन देते हैं उसके पास ये लिस्ट हमें देना पड़ता है. और कंपनी एक्ट के हिसाब से एटलीस्ट एक औरत, अगर हमने 4 देखा तो 4 के अंदर 1 वुमेन मस्ट बी देयर. ये पोर्शन आजकल इंपॉर्टेंटली देखा जाता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक लेडीज का होना इंपॉर्टेंट माना जाता है. लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे डिसाइड किया जाता है कंपनी एक्ट के हिसाब से, उस लिस्ट को हमें रजिस्ट्रार के पास देना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है कि ये लोग कंपनी को मैनेज करने वाले, ये लोग इसके प्रमोटर्स है, ऐसा बताया जाता है. नेक्स्ट इट इज रिटन कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ द director. Each subscriber director has to give a written consent to the registrar that he has accepted the responsibility to work as a director willingly. Moreover, the subscribers and the first directors has to file affidavit before the registrar of company containing following facts: he has not been convicted for any offense, he has not been found guilty of any fraud, misfences, the information supplied to the registrar of company are correct and complete. So जैसे ही लिस्ट पेश किया जाता है, अब वो इंसान रेडी है कि नहीं किसको पता, प्रोमोटर्स ने खुद ही इनका नाम दे दिया तो वैसे चल सकता है? नो.
फाउंडर्स अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, हर बार हम ये देखते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लिए एग्री है कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तो जो सब्सक्राइबर यानी जो विलिंगली उसके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने सबसे पहले शेयर कंपनी की खरीदने के लिए रजामंदी दी कि चलो मैं लूँगा और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन जाऊँगा, इस तरीके से जो एग्री हुआ है उसको एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ता है, लिखित में रिटर्न में देना पड़ता है कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया है, मैं अपने मर्जी से डायरेक्टर का काम इस कंपनी के अंदर करना चाहता हूं। इस तरीके से सब्सक्राइबर या तो फर्स्ट जो डायरेक्टर होता है उसे एफिडेविट करना पड़ता है। एफिडेविट यानी लिखान में वकील के थ्रू रिटर्न करना पड़ता है, जिसे हम रजिस्टर ऑफ कंपनी के सामने पेश करना होता है। और उस एफिडेविट के अंदर क्या लिखा होना चाहिए? उस एफिडेविट के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया है, आज तक मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है और आज तक मैंने किसी को धोखा या धोखाधड़ी की केस में मैं कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं हूँ, और मेरा जो इन्फॉर्मेशन, नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन का, और मैं अपने मर्जी से करना चाहता हूं, ये जो पोर्शन यहाँ बताया गया मेरे राय तक यानी मेरे दिमाग की नॉलेज तक, मुझे जहां तक पता है ये एकदम सच और सही है, ऐसा और हमें उधर एफिडेविट करना पड़ता है, ताकि कल उठ के डायरेक्टर ये बोले कि भाई मुझे तो जबरदस्ती बनाया गया, मुझे तो पता ही नहीं है इस पोर्शन का, तब उस टाइम पे ये एफिडेविट काम आ पाए, क्योंकि लीगल प्रोसीजर कंपनी का माना जाता है और उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर देखना पड़ता है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन। A declaration is the prescribed form signed by an advocate, a chartered accountant, cost accountant, or company secretary in practice, whoever is involved in formation of the company, and also signed by the person named in the article of association of the company as a director, manager or secretary of the company. Next आता है declaration. Declaration मतलब एक ऐसा प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन जो एक एडवोकेट के थ्रू साइन किया जाता है। और एक चार्टेड अकाउंट कौन है, कॉस्ट अकाउंट कौन है, कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस कौन करने वाला है, इस कंपनी को शुरू करने में कौन सा चार्टेड अकाउंट ने काम किया, कौन सा कॉस्ट अकाउंटेंट है, कौन सी कंपनी सेक्रेटरी है, उनके नाम क्या थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर और सेक्रेटरी का क्या क्या रोल होगा, ये सारी पोर्शन हमें एक डिक्लेरेशन के रूप में देना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, शेयर होल्डर्स ही बाद में आते हैं, सबसे पहले कंपनी फॉर्म अप करने के लिए प्रमोटर्स होते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट देखा जाता है, फिर सीएस को अपॉइंट किया जाता है और सीएस और मैनेजर मिलके सारा इनकॉर्पोरेशन एक बिजनेस का किस तरीके से करना है कंपनी का, उसके प्रोसीजर के लिए काम करते हैं। तो उनका भी एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि ये इंसान ये पोजीशन में काम करने वाला है और ये इतना पढ़ा लिखा है, वैसा एक डिक्लेरेशन देखा जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स कंपनी। If the directors, subscribers, manager or secretary are also associated with other firms or company, they have to give information regarding their association. उसके बाद उनका किसी और फर्म में जॉब है क्या है, उस चीज़ के बारे में तो पता होना चाहिए, एक कंपनी के साथ जुड़े हैं कि दो कंपनी के साथ जुड़े। सो जो भी डायरेक्टर, सब्सक्राइब्ड, मैनेजर या सेक्रेटरी जो भी होंगे जो ये कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, अगर वो किसी और फर्म या कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन एसोसिएशन को देना इनका पोर्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। हाँ भाई, मैं अभी श्रीराम कंपनी में जुड़ने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी मारुति नंदन सोसाइटी, मारुति नंदन जो कंपनी है उसमें मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, ऐसा उनको एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये पोर्शन लास्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेज का प्रोसेस माना जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। किस तरीके से मिलता है, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इफ द रजिस्ट्रार फाइंड्स द डॉक्यूमेंट टू बी satisfactory, he registers them and enter the name of the company in the register of companies. After this process, the registrar issues a certificate called certificate of incorporation. The life of company commences from the date mentioned in the certificate of incorporation. तो registration फीस लिया जाता है और जो ऊपर बताया गया वो सारी डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट फीस का करने के बाद
रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास आए उसको वेरीफाई करेगा, जांच पड़ताल करेगा, और वेरीफाई करने के बाद अगर उसे लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, कुछ फॉर्जरी इसमें नहीं किया जा रहा है, तो वो इस कंपनी के नाम को रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर लिखेगा। फिर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रार शुरू होता है और वो एक सर्टिफिकेट बनाता है जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। उसमें ये कंपनी कौन से डेट को शुरू हुआ, यानी इस कंपनी की लाइफ कौन से डेट को शुरू हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कल अगर ये शुरू होता है तो कल का डेट डालने के बाद लिख दिया जाता है कि इस डेट से ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन यानी एस्टेब्लिशमेंट में आया, इसीलिए इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट डेट मेंशन करने के बाद और क्या डिटेल्स होते हैं, लेट अस सी दैट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इश्यूज सर्टिफिकेशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन along with corporate identity number CIN. The identification number is of company which is incorporated in certificate of incorporation. The company has to preserve the identity original document and information till liquidation at company's registrar office. तो जैसे ही सर्टिफिकेट दिया जाता है उस सर्टिफिकेट में इस डेट से ये कंपनी शुरू हुआ ये लिखने के साथ साथ उसका एक CIN नंबर यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। जैसे आप बच्चों का UID नंबर दिया जाता है स्कूल में, उसी तरीके से CIN नंबर एक पर्टिकुलर कंपनी का दिया जाता है। हर एक कंपनी का अलग अलग CIN नंबर देखा जाता है। सो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि इस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब इशू हुआ था और उसके पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। कंपनी को ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और CIN नंबर जब तक कंपनी बंद नहीं होती है, लिक्विडेशन यानी बंद हो जाना, उसको बंद कर देना, तब तक उसे ये मेंटेन करना पड़ता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। सो यहाँ पे खत्म होता है आज का पोर्शन और चैप्टर दोनों। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the incorporation stage and the certificate of incorporation in a very detailed manner, and we have completed the chapter also. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So first of all, in incorporation stage we have seen about the article of association. What is article of association? Article of association का मतलब ये ऐसा एक एसोसिएशन का आर्टिकल का डीड होता है जिसके अंदर कंपनी के पॉलिसीज क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज दिया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये देखा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और वो कैसे काम करेगा, बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए वो पर्टिकुलर कंपनी के क्या क्या पॉलिसीज होंगे, क्या कानूनी कायदे वहां पे फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कितना इंटरेस्ट डिबेंचर में दिया जाएगा, कितना कंपनी सेक्रेटरी की प्रोविजंस में देखा जाएगा, शेयर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, फॉरफिचिंग होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें कंपनी शुरू करने के पहले ही हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ता है। इन शॉर्ट, फ्यूचर में कंपनी में क्या क्या डिसीजंस होंगे, उस डिसीजन में वो क्या रिएक्शन देगा और वो क्या तब डिसाइड करेगा, उसके बारे में अभी से हमें बताना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो कहीं ना कहीं लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब जो भी फर्स्ट सब्सक्राइबर्स या तो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनका लिस्ट बनाया जाता है। जो रजिस्टर्ड कंपनी होते हैं यानी जहां पे हम कंपनी को रजिस्टर करवाते, जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास हमें ये लिस्ट देना पड़ता है। लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डायरेक्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स है यानी उनके नाम, एड्रेस, एज, उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, ये पोर्शन के बारे में हमें डिटेयली मेंशन करना पड़ता है। एटलीस्ट जितने डायरेक्टर्स हो उसमें से एक लेडी डायरेक्टर यानी वुमेन डायरेक्टर तो होना चाहिए, ऐसा कंपनी एक्ट 2013 बताता है। इसका एक लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद इस लिस्ट को जो रजिस्ट्रार कंपनी है या रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे इस लिस्ट को सबमिट किया जाता
जाता है। नेक्स्ट, लिस्ट के साथ साथ एक रिटर्न कंसेंट एंड एफिडेविट भी कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज रिटर्न कंसेंट एंड एफिडेविट? जितने डायरेक्टर्स के नाम उसमें मेंशन किए गए हैं, उस डायरेक्टर्स सारे विलिंगली खुद के मर्जी से ही ये डायरेक्टर का काम करना चाहते, ऐसे उन्हें लिखित में देना पड़ता है कि मेरा नाम ये है और मैं अपने मर्जी से यहाँ पे डायरेक्टर का काम करना चाहता हूं। उसके अलावा वकील के थ्रू उन्हें एफिडेविट करना पड़ता है कि मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है, मेरे ऊपर कोई भी फोर्जरी का केस नहीं है। तीसरी चीज, इसके अंदर जो भी डिटेल दिया गया है वो सारी डिटेल मेरे हिसाब से सच और एकदम कंप्लीट है, ऐसा उसको एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ता है। यू नो दैट कहीं ना कहीं रिटर्न पोर्शन को एक एविडेंस की तरह यूज किया जाता है, इसलिए जितने लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जितने नाम दिए गए उन सब का रिटर्न कंसेंट और एफिडेविट वकील के थ्रू लिया जाता है। उसके बाद डिक्लेरेशन देना पड़ता है। व्हाट इज डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन मतलब आपको पता है, एफिडेविट जो है वकील के पास, एडवोकेट के पास किया जाता है, उसी तरीके से एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि इस कंपनी के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट कौन होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, कंपनी की सेक्रेटरी कौन होगा और डायरेक्टर्स के क्या काम होंगे और किस तरीके से करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर किसने किसने काम किया है, ये सारी पोर्शन को एक रिटर्न पोर्शन में डिक्लेयर करना पड़ता है। हम लोग ये काम करने वाले हैं, ऐसे डिक्लेरेशन देने के बाद एक एडवोकेट का साइन करवा के उसको भी सबमिट रजिस्ट्रार के पास करवाना पड़ता है। डिक्लेरेशन करने के बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट विथ अदर फर्म्स। अब जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एग्री किया काम करने का, कंपनी सेक्रेटरी और मैनेजर, अब इनको नेक्स्ट एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर के अंदर इन्हें मेंशन करना पड़ता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो नया कंपनी शुरू हो रहा है उसके साथ ही काम कर रहे हैं या किसी और कंपनी के साथ भी इनका कोई कनेक्टिविटी है। अगर है तो कंपनी के अंदर उसे मना नहीं किया जाता है, बट अगर वो है, कर रहे हैं कहीं और कंपनी के साथ भी एक एसोसिएशन में काम, तो वो उन्हें यहाँ पे एक डिस्क्लोजर में मेंशन अप करना पड़ता है कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ रही हूँ बट ऑलरेडी मैं इस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। ऐसा एक रिटर्न डिस्क्लोजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी को देना पड़ता है। अगर नहीं कर रहे तो नहीं करने का एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का जो स्टेज है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर शुरू होता है। ये जो भी पोर्शन हमने इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जो भी डॉक्यूमेंट देखे, एमओए, एओए, फिर रिटर्न कंसेंट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उनका डिस्क्लोजर, डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जहां पे कंपनी को रजिस्टर किया जाता है लीगली, उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाना पड़ता है और उसका एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो हमें पे करना पड़ता है। ये हमें फीस पे करने के बाद और उसके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के बाद उसके ऊपर एक एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस इन द सेंस वहां पे उसको वेरीफाई किया जाता है रजिस्ट्रार के थ्रू कि वेदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए ये सच है कि सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। अगर रजिस्ट्रार उससे सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट को बनाता है जिसके अंदर वो मेंशन करता है कि इस डेट से ये कंपनी शुरू किया जा रहा है, जिसे हम ये जो कंपनी का लाइफ है वो इस डेट से शुरू हुआ। वैसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है रजिस्ट्रार के थ्रू, उसके थ्रू हमें पता चलता है। उसके साथ साथ CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी दिया जाता है जो एक यूनिक आईडी होता है हर एक कंपनी के लिए। जब तक कंपनी लिक्विडेशन पे नहीं चला जाता, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता, तब तक ये पोर्शन को बहुत ही डिटेल में देखा जाता है और इस नंबर को और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको रजिस्टर्ड कंपनी के ऑफिस में रखा जाता है। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी शुरू होने का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसके साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप this was an interesting video for you all. Rather than that, I hope that you all have understood the whole chapter in a very well manner. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.